नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं उसको जानेंगे। क्रिया की परिभाषा हम जानते हैं तथा क्रिया के बारे में विशेष जानकारी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया की परिभाषा। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है धनांतर। मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्रिया। तो आइए जानते हैं क्रिया की परिभाषा। जब कोई भी कार्य का होने का बोध होता है या कुछ करना या होना है तो उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे कि लिखने का कार्य होने का बोध करा रहा है। पढ़ना यानी कि पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। जाना यानी कि जाने का कार्य किया जा रहा है। उसी तरह गाना, आना आदि इन सब में किसी न किसी प्रकार की कार्य करने की बोध हो रहा है, इसलिए इन सब में क्रिया है। तो क्रिया के मूल शब्द को हम धातु कहते हैं। धातु के बिना कोई भी क्रिया नहीं होती, यानी कि जो क्रिया होता है वह धातु से ही मिलकर बनता है। जो क्रिया का जो मूल शब्द होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे कि हम समझते हैं पढ़ना में कौन सा धातु है? पट धातु। जाना में कौन सा धातु? गम धातु। तथा लिखना में ऋक धातु। गाना में गा धातु। पाना में पा धातु तथा आदि। उदाहरण से हम क्रिया को समझते हैं। जैसे उदाहरण, राम पढ़ता है यानी कि राम पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि पढ़ना एक क्रिया है। मैं लिखता हूँ यानी कि लिखने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए लिखना क्रिया है। किसी न किसी प्रकार की कार्य का बोध हो रहा है। श्याम जाता है, जाना भी एक क्रिया है। राधा गाती है, यह गाती क्रिया है। इन सब उदाहरण में किसी न किसी प्रकार की कार्य को करने का बोध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ सब में जाता, पढ़ता, लिखता, गाती ये सब क्रिया है। हम क्रिया के प्रकार रचना के आधार पर जानेंगे। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और कर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है, उसे हम कौन सा क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ, यहाँ कर्म नहीं है, प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ जाता, मैं जाता हूँ इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तुम हंसते हो, यहाँ तुम यह कर्ता है, यहाँ कर्म नहीं है। हंसते हो, क्यों हंसते हो इसका जानकारी नहीं है, केवल और केवल प्रभाव तुम पर पड़ रहा है, इसलिए तुम हंसते हो। ये हंसते, तुम के साथ हंसते, यह अकर्मक क्रिया है। राम दौड़ता है, प्रभाव सिर्फ राम पर पड़ रहा है ना, कर्ता। वह खाता है, वह खाता है, वह खाता है, जिसमें भी कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म होता है तथा प्रभाव केवल कर्ता पर न होकर कर्म पर भी पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होता है। जिन वाक्यों में कर्ता पर प्रभाव न पड़कर केवल कर्म पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होता है। और जिन वाक्यों में केवल और केवल कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है। आगे उदाहरण से समझते हैं सकर्मक क्रिया। उदाहरण, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ मैं और कर्म है स्कूल, यानी कि यहाँ कर्म उपस्थित है और प्रभाव स्कूल पर भी पड़ रहा है, इसलिए स्कूल यहाँ पर स्कूल पर भी प्रभाव पड़ रहा है। कर्ता मैं हूँ, स्कूल कर्म है तथा जाता क्रिया है, यानी कि स्कूल पर भी प्रभाव पड़ रहा है और कर्ता पर भी प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। राम खाना खाता है, राम करता है, खाना कर्म है तथा खाता क्रिया है, यानी कि कर्ता पर भी प्रभाव पड़ रहा है और कर्म पर भी प्रभाव पड़ रहा है तथा क्रिया खाता है, यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। सीता गाना गाती है, सीता क्या गाती है? सीता गाना गाती है। कर्ता कौन है? सीता। गाना यह कर्म है तथा गाती क्रिया है। सीता गाना गाती है, यह सकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कर्म उपस्थित है, यह गाना कर्म है। वह पत्र लिखता है, वह क्या लिखता है? वह पत्र लिखता है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है,
कर्ता पर भी प्रभाव पड़ रहा है तथा कर्म भी उपस्थित है और प्रभाव कर्म पर भी पड़ रहा है और रिक्ता क्रिया है। इसी तरह क्रिया के प्रयोग के आधार पर प्रकार हमने रचना के आधार पर 2 प्रकार पढ़ा, सकर्मक और अकर्मक। अब क्रिया के प्रकार प्रयोग के आधार पर पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कोई स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या प्रेरित करता है, ऐसे वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। यानी कि स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य कराता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होता है। उदाहरण से समझते हैं। मैंने अपने दीदी से चाय बनवाया। यहाँ पर देखो ना, मैं थोड़ी ना कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने दीदी से चाय बनवाने के लिए कहा हूँ, यानी कि उसे प्रेरित कर रहा हूँ, यानी कि उसे प्रेरणा दे रहा हूँ कि जाओ चाय बनाकर ले आना। इसलिए यहाँ पर कौन सा क्रिया है? इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। राम ने अपने भाई से पत्र लिखवाया। यहाँ कर्ता यानी कि राम पत्र नहीं लिख रहा है, वह अपने भाई से लिखवा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। श्याम ने राधा से पुस्तक पढ़वाया। श्याम न पढ़ के उसने राधा से पुस्तक पढ़ाने के लिए बोला है, इसलिए यहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया है। सोहन ने अपने दोस्तों को हंसाया। सोहन खुद नहीं हंस रहा है, जबकि उसने अपने दोस्तों को हंसाया है। प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा आया, वाया ऐसे कुछ होता है, जैसे बनवाया वास्तव में या आया है ना, लिखवाया, पढ़वाया, हंसाया, इसी तरह आता है। अब दूसरा है प्रयोग के आधार पर पूर्वकारी क्रिया। जब कोई एक कार्य समाप्त करके तुरंत दूसरा कार्य करने जाता है तो वहाँ पूर्वकारी क्रिया होती है। जैसे ही एक कार्य समाप्त होता है उसके बाद दूसरा कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उस वाक्य में कौन सा क्रिया होती है? पूर्वकालिक। उदाहरण से समझते हैं। मैं खाना खाकर पढ़ने गया। यहाँ एक क्रिया क्या हुआ? खाना, और खाने के बाद कौन सा कार्य कर रहा है? पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि एक कार्य करने के यानी कि समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा क्रिया है? पूर्वकारी क्रिया। खाना खाकर, खाना एक क्रिया है तथा पढ़ना एक क्रिया है, इसी तरह से यहाँ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। श्याम पढ़कर सोता है। पढ़ना एक क्रिया है तथा सोना भी एक क्रिया है। पहले कौन सा कार्य किया जा रहा है? पढ़ना, फिर उसके बाद सोने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह वह उठकर नहाता है। पहला तो उठना कार्य हो रहा है, उसके बाद नहाने का कार्य किया जा रहा है। 2 क्रिया है ना, पहले जस्ट एक के बाद समाप्त होने के बाद दूसरा आ जा रहा है। माँ कपड़ा धोकर सुखाती है। धोना और सुखाना यह भी एक क्रिया है। पहले धोने का कार्य करती है, फिर सुखाने का कार्य करती है उसके बाद, यानी कि जब कोई भी कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य करता है तो वहाँ पूर्वकारी क्रिया होती है। आगे देखते हैं। नाम धातु क्रिया। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से मिलकर बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से मिलकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, वह सुबह से गरिया रहा है। यह जो गरियाना है वह गाड़ी से मिलकर बनता है। गाड़ी से गरियाना यह विशेषण शब्द है। सोहन रईचा रहा है। लागत से रईचाना यानी कि लागत, यह भी एक कौन सा है? संज्ञा है। लागत भाववाचक संज्ञा, लागत से रईचाना बना है। मैं सुबह से दोस्तों से बतिया रहा हूँ। बात से बतियाना बना है। बात कौन सा संज्ञा है? वह भी बात से बतियाना बना है। उसी तरह शर्म से शर्माना, हाथ से हटियाना, आप से अपनाना आदि यह सब संज्ञा या सर्वनाम किसी न किसी प्रकार से मिलकर बना है। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि संज्ञा या सर्वनाम से मिलकर किसी क्रिया मिलकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों से मिलकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगला संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक क्रिया मिलकर नया अर्थ देती है उसे संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक यानी मिलकर।
जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक नया अर्थ देती है तो उसे संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता डॉक्टर बनना चाहती है। बनना और चाहना दोनों अलग अलग क्रिया है, किंतु दोनों को मिला देने से एक नया अर्थ निकलता है और एक नया क्रिया बन जाती है बनना चाहती है। यानी कि बनना चाहती यह संयुक्त क्रिया है, दो या दो क्रिया से मिलकर बना है। सोहन अपने बेटे को सुला चुका होगा। होना, चुका और सुलाना, चुकना, होना तीन क्रिया है। यहाँ पर होना भी एक क्रिया है। सुलाना यानी कि दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर एक नया अर्थ देती है। यानी कि एक नया अर्थ है ना, सुला चुकना, यानी कि नया अर्थ निकल रहा है। तुम रोज खेल खेला करो। खेलना और करना दोनों अलग अलग क्रिया है, किंतु दोनों को एक साथ मिला देने से एक संयुक्त क्रिया बन जा रहा है। तुम रोज खाना खाया करो। खाना अलग है और करना अलग है, किंतु दोनों को यहीं पर भी मिला देने से संयुक्त क्रिया हो जा रहा है। मैंने आप सबको समझने के लिए नोट बना दिया है। बनना चाहती, सुला चुका, खेला करो, खाया करो, ये सब दो क्रिया से मिलकर एक नया क्रिया बने हैं, इसलिए ये सब संयुक्त क्रिया है। और पांचवा है प्रयोग के आधार पर अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अनुकरण यानी कि उसी के ध्वनि के अनुसार बनाई जाने वाली धातु या क्रिया को हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जैसा ध्वनि पहले है उसी के ध्वनि के अनुसार जब एक नया क्रिया बनती है तो उसे अनुकरणात्मक कहती है। अनुकरणात्मक मतलब उसके अनुसार। जैसे कि भिन भिनाना, भिन पहला यह भिन है ना, इसी के स्वर के अनुसार भिन, और एक बार भिन आया ना, भिन भिनाना। टन टनाना, टन टनाना, झन झनाना, खट खटाना, फल फराना, इन सब में एक ही ध्वनि निकल रहा है और उसी के अनुसार एक क्रिया का निर्माण हुआ है। उदाहरण से समझते हैं। खाने में मक्खी भिनभिना रहे हैं। खाने में मक्खी कैसे कर रहे हैं? भिनभिना रहे हैं। यह भिनभिनाना कौन सा क्रिया है? अनुकरणात्मक। श्याम का पेट टनटना रहा है। टनटनाना ज्यादा खा देने से टनटनाना है ना, इसी तरह पेट टनटनाना यानी अनुकरणात्मक क्रिया। मेरा पैर झंझना रहा है। ज्यादा देर तक बैठ देने से या खड़े हो जाने से पैर में मोच आ जाती है और झंझनाहट हो जाती है। इसी तरह मैं उदाहरण लिया हूँ, मेरा पैर झंझना रहा है। झंझनाना अनुकरणात्मक क्रिया है। पड़ोसी दरवाजा खटखटा रहा है। कुछ जरूरत पड़ती है तो पड़ोसी आती है और दरवाजा खटखटाती है। यह जो खटखटाना है वह अनुकरणात्मक क्रिया है, क्योंकि उन्हीं के अनुसार बना है। चिड़िया फड़फड़ा रहा है। चिड़िया फड़फड़ाना, जब शुरू उड़ना सीखती है तो फड़फड़ाता है पंखों को। चिड़िया फड़फड़ा रहा है। इन सब में फड़फड़ाना, झनझनाना, खटखटाना, टनटनाना, भिनभिनाना, इन सब में अनुकरणात्मक क्रिया है। इस तरह से क्रिया पूर्ण कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।